ये इंस्टीट्यूट्स को हमने बजट फाइलिंग, ऑडिट फाइलिंग और उनके जो प्रॉपर्टीज़ है उसके लीज के बारे में जानकारी देने के लिए हमने नोटिस दिए। खुशाइंद मदरसे के फलाह और बहबूद के लिए और वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये स्टेप लिया है तो ये सराहने की बात है। मदारसे दीनिया और मदारसे दीनिया में पढ़ने वाले बच्चों को, पढ़ाने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और वक्त हो चला है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो का, यानी राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद में आज चर्चा होगी कि क्या 2024 में वोट के लिए धर्म युद्ध होने जा रहा है। ये सवाल क्यों है, पहले जरा ये समझिए। दरअसल यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक मदरसों की जांच की जा रही है। क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है, मदरसा चलाने का पैसा कहां से आता है, जो पैसा आया उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। ऐसे ही कुछ बुनियादी सवाल हैं और ये तमाम सवालों के जवाब जांच के दायरे में। उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर से सटे मदरसों की जांच शुरू हो चुकी है। योगी सरकार ने पिछली बार भी मदरसों का सर्वे कराया था। नतीजा क्या रहा? नतीजा एक लगभग 8,000 गैर कानूनी मदरसे थे। उनमें 4,000 से ज्यादा मदरसों में विदेशी फंडिंग की बात सामने आई। अब सरकार इसी जांच को आगे विस्तार दे रही है। आज से गोपनीय जांच का काम शुरू हो चुका है। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी इस जांच टीम में शामिल। नेपाल बॉर्डर से सटे 9 जिलों के मदरसों में जांच की जाएगी। 13 जुलाई तक जांच की जाएगी। उसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी जानी। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी यही दौर शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार मदरसों का डेटा जुटाने में जुट चुकी है। सरकार का अल्पसंख्यक विभाग मदरसों और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर सभी जिलों को सर्कुलर जारी कर चुका है, जिसमें मदरसों के शिक्षकों और वहां पढ़ने वाले बच्चों की जानकारी तो मांगी गई, साथ ही राज्य में जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टी का ब्यौरा भी मांगा गया। वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र में अकेले करीब 13,000 इंस्टीट्यूट चला रहा है। सरकार ने पिछले 3 साल का ब्यौरा इनसे मांग लिया कि जो रजिस्टर्ड मदरसे और अनरजिस्टर्ड अनमैप्ड मदरसे इनका आइडेंटिफाई करके उसका डेटा कमीशन को देने के लिए डायरेक्शंस दिए गए थे। उसी डायरेक्शंस के मुताबिक गवर्नमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लेटर भेज के इन मदरसों के बारे में जानकारी देने के लिए सूचित किया। वक्फ बोर्ड में ऑलमोस्ट 13,500 रजिस्टर्ड वक्फ इंस्टीट्यूट्स है। तो ये इंस्टीट्यूट्स को हमने बजट फाइलिंग, ऑडिट फाइलिंग और उनके जो प्रॉपर्टीज है उसके लीज के बारे में जानकारी देने के लिए हमने नोटिस दिए। तो महाराष्ट्र सरकार के फैसले का मुफ्ती मंजूर जई ने स्वागत किया और कहा कि अगर मदरसों को सुधारने और वक्फ की कब्जाई प्रॉपर्टी को छुड़ाने के लिए सरकार ये काम कर रही है तो फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। सुनिए जरा। खुशाइंद मदरसे के फलाह और बहबूद के लिए और वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये स्टेप लिया है तो ये सराहने की बात है। वो लोग जिन लोगों ने वक्फ के अमलाक पर कब्जे करके रखे हैं, अगर उन तमाम चीज़ों को छोड़ा करके वक्फ की अमलाक को मुसलमानों के हवाले करके उसके फ़ायदे और उनकी चीज़ों को मुसलमानों के बच्चों, बच्चियों और औरतों और बेवाओं के इस्तेमाल के लिए अगर महाराष्ट्र सरकार कर रही है तो इसका मैं खैर मकदम करता हूँ और फडणवीस सरकार को मुबारक देता हूँ कि ऐसा एक इंतखाब करके आप मदरसे का भला करें, यहाँ के यतीम गरीब बच्चों का भला करें। मदरसों की जब पहले जांच की गई तो यूपी में विरोधी दलों ने इसका विरोध किया। कई ऐसे मौलानाओं हैं जिन्होंने एक समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगाया और अब महाराष्ट्र में जांच को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM सवाल उठा रही है, आरोप लगा रही है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है। सुनिए जरा। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मदारसे दीनिया और मदारसे दीनिया में पढ़ने वाले बच्चों को, पढ़ाने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है ताकि उनके हौसले पस्त हो जाए और मदरसों को जिस तरह मजहबी तालीम के लिए आज़ादी है, उनकी आज़ादी सल्ब करने की और मदरसों को बंद करने और कराने की एक कोशिश है और इंशाअल्लाह इसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे।
हालांकि सरकार को कहना है कि वो मदरसों की बेहतरी के लिए कदम उठा रही है, और अगर सरकार मुसलमान बच्चों की, युवकों की बेहतरी के लिए सब कर रही है तो फिर दिक्कत किसे और क्यों है? क्या विरोध करने वालों को वोट बैंक खिसक जाने का डर सता रहा है? ऐसे में आज के राष्ट्रवाद में सवाल है, मैं आपके सामने रखता हूं कि उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र मदरसों पर एक्शन है तो किसे टेंशन है? सवाल यह कि मदरसों की सरकारी निगरानी से दिक्कत किसे और क्यों है? सवाल यह कि मदरसों की जांच से क्या विदेशी फंडिंग का राज खुलने जा रहा है? सवाल है कि 2024 में वोट का धर्म युद्ध होगा तो कौन भारी पड़ने वाला है? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराता हूं आपसे। हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। श्रीराज नायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद से। मनोज यादव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। दानिश कुरैशी कुछ ही वक्त में हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता AIMIM। और मोहम्मद अतीक प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुस्लिम लीग से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में दानिश कुरैशी आपसे करना चाहूंगा कि अगर मदरसों को जांच के दायरे में लाया जाता है तो ये मुसलमानों को टारगेट कैसे किया जा रहा है? दानिश जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? आवाज कट कट कर आ रही है, अभी तो आपकी सही आ रही है, लेकिन मैं आपके पास वापस और उधर कनेक्शन को वापस फिक्स करते हैं आपके साथ। मोहम्मद अतीक, बताइए जरा कि मुसलमानों को क्या टारगेट किया जा रहा है? अगर मदरसों को जांचा जा रहा है कि कौन सा मदरसा वैध है, कौन सा अवैध है, तो उसमें का किसी धर्म को टारगेट करने की साजिश नजर आती है आपको? अरे देखिए त्यागी जी, बात आप सही कह रहे हैं। मदरसे अगर आप जांच करना चाहते हैं तो मुसलमानों ने कभी भी मदरसे जांच करने के लिए मना तो किया नहीं। इससे पहले भी जांच उत्तर प्रदेश में हुई है, सबने कराया है। लेकिन जैसा कि पहले से हमारे खदशा था कि मदरसा जांच करना, पहले ये कहा गया था कि हम देखेंगे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टॉयलेट्स कैसे हैं, क्लासेस कैसे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हम पहले ही कह चुके थे कि इनका टारगेट कुछ और है। फंडिंग, और फंडिंग के बाद ये हुआ कि आतंकवादी संगठन, फलाना ठिकाना, ये बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ मदरसे नहीं चल रहे हैं, मदरसों के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं जिनकी फंडिंग की कोई चेकिंग होने का कोई प्लान सरकार के पास नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में ये हो रहा है। 2024 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है, जिस तरह से विपक्ष और कांग्रेस और तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं। इससे पहले 10 साल में नहीं हो पाए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि हमको वही अपना पुराना खेल खेलना पड़ेगा, ज्यादातर नाबालिग हैं तो पुराना हो चुका है। तो उनके पढ़ने वाले इंस्टीट्यूशन की जांच अगर हो रही है तो कौन से वोट बैंक का खतरा सामने आ जाता है? सर क्या कहते हैं, भगवा लव जिहाद वाला मसला करो, तो ये सारे मसले उठना लाजमी है। मोहम्मद अतीक, आप तक मेरी आवाज, मेरे सवाल पहुंचे कि नहीं पहुंच रहे हैं सर? कि मोनोलॉग शुरू हो गया आपका? कुछ ना कुछ करेगी जरूर, क्योंकि उसको लग रहा है कि 2024 में वो बिल्कुल हारने वाली है। अब दो संभावनाएं सर। पहले तो मैं अपने यहां से पहले जांच करवा लेता हूं कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। यह हो सकता है कि आपको मोनोलॉग शुरू हो गया, तो सर मोनोलॉग का टाइम अभी तो हुआ नहीं है। मैं वापस हटूं। मनोज यादव जी, बताइए, समाजवादी पार्टी इस तरीके के सर्वे के साथ है या खिलाफ है? मैं 2 लाइनें कहूंगा पहले जी। सरहदों पे तनाव है, किसी से पूछो क्या कहीं चुनाव है क्या? इस लाइन को बीजेपी ने जुटला दिया। अब बीजेपी कह रही है अगर चुनाव है तो मदरसे की जांच है, लव जिहाद है और हिंदू मुसलमान है, कहीं औरंगजेब है तो कहीं हिंदुस्तान का हिंदू है, कहीं दलित है तो कहीं रामायण है। यही तो चुनाव के मुद्दे रह गए इस सरकार के, वो भी डबल, ट्रिपल और 4th इंजन की सरकार के। त्यागी जी, बात आप समझ लीजिए कि बीजेपी ने राजनीति के सबसे निचलम दर्जे पे आके राजनीति को करने का प्रयास किया है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन आपके इस आरोप का जवाब सर अनिला जी देंगी, मैं उनसे आपके इस आरोप का जवाब लूंगा, लेकिन पहले मुझे बताइए, योगी सरकार ने अभी जो मदरसों का जो सर्वे कराया, प्रदेश भर में लगभग 8000 मदरसे ऐसे निकले जो कि गैर मान्यता प्राप्त थे, अवैध थे। उनमें से 4000 ऐसे थे जिनको कि विदेशों से फंडिंग हो रही थी। NIA की, यूपी ATS की ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जहां पर अवैध मदरसों का कनेक्शन आतंकी संगठनों के साथ मिला है। आप चाहेंगे तो मैं आपको तारीखों के साथ उदाहरण दे दूंगा। तो गलत क्या है सर जांच करने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हम कह रहे हैं जो गलत करे उसको पकड़ना चाहिए, इसमें कौन सा है। लेकिन बात भी तो आपके सवाल के साथ मजबूती से जवाब सरकार को देना चाहिए कि सरकार कराना क्या चाहती है। जांच अथवा आतंकवादी जांच, वैध और अवैध की जांच,
या विदेशी फंडिंग की जांच, किस चीज की जांच कराना चाहती? अगर किसी मदरसे का मान्यता नहीं मिली है तो मान्यता देने का काम समाजवादी पार्टी का तो है नहीं, वो काम सरकार का है, सरकार की एजेंसियों का है। वो क्यों मान्यता नहीं दे रही? मैं सीधा अनिल जी पा जाता हूं। अनिल जी, मंशा क्या है सरकार? रुक जाइए, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, पहले छोटा रिएक्शन सब लोगों से ले लूं, उसके बाद मनोज जी आपके पास। अनिल जी, सरकार की मंशा क्या है? दानिश कुरैशी की जो शुरुआती बात हम तक पहुंची उसमें सवाल था सरकार के ऊपर, मोहम्मद अतीक का सरकार के ऊपर सवाल, मनोज यादव का सरकार की मंशा पर सवाल। जी बिल्कुल, मेरी सबको राम राम। और ये सवाल किससे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तो करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है, गैर कानूनी काम नहीं होने देती है, जो कि ये लगातार करते आए हैं। जब जब इनकी सरकारें रही हैं, इनको वोट बैंक की राजनीति करनी रही है। इनको इस चीज से तो मतलब नहीं था कि बच्चों के भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा, बच्चे को सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं, क्या मदरसे केवल कागजों में हैं, क्या मदरसों के नाम पर जो पैसा सरकार से लिया जा रहा है वहां पे पढ़ाने वाले मौलवी हैं कि नहीं है, अगर वो पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं, इससे तो इनको मतलब था नहीं। इनको तो केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी थी। अगर मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, जो काम उत्तर प्रदेश में हुआ वही महाराष्ट्र में हो रहा है। सर्वे हुआ और तकरीबन 8-8.5 हजार से ज्यादा मदरसे ऐसे थे जो कि फर्जी पाए गए जी। अब उनसे कहा गया कि भैया, या लेकिन मनोज जी को तो लग रहा है अनिला जी कि आप लोग चाहते हैं कि ध्रुवीकरण हो जाए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए, आपको चुनाव में फायदा हो जाए, इसलिए आप कह रहे हैं। मनोज यादव को छोटा सा रिएक्शन देना चाह रहे हैं, उसके बाद में चलूंगा श्रीराज नायर के पास। अनिला जी वापस लौटाओ। मनोज जी देखिए, बड़ी साफ गोई से मैं इस बात को पूछना चाहता हूं बीजेपी सिर्फ इतना मुझे बता दे कि अगर इन मदरसों में गैर कानूनी तरीके से काम हो रहे हैं तो बीजेपी की सरकार ने अब तक कौन सा काम इन मदरसों के लिए किया? फंडिंग पे एक बड़ा सवाल है। अगर विदेशी फंडिंग इन मदरसों तक जा रही है जो अवैध है या गैर कानूनी है तो सरकार फेल है, पूरी तरीके से सरकार फेलियर है। और अगर 6-7 साल की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मदरसों को अब तक करेक्ट नहीं कर पाई या वैध अवैध के सिस्टम को खत्म नहीं कर पाई, विदेशी फंडिंग को रोक नहीं पाई जो गैर कानूनी है, अगर कानूनी है तो उस पर मेरा सवाल नहीं है। तो मनोज फेल सरकार है। अब मैं आपके पास लौटूंगा श्रीराज नायर के एक जवाब के बाद, लेकिन आपसे मैं सवाल क्या पूछने वाला हूं उसके लिए मैं तैयार कर देता हूं पहले आपको। 2008 में सिमी पर वापस प्रतिबंध लागू किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसके बाद 2010 के आसपास, 2011 के अंत में एक मॉड्यूल का खुलासा हुआ था सिमी का कि सिमी जो है वो अवैध मदरसों से अपने एजेंट्स को हायर कर रहा था। 12 से 17 के बीच में सूबे के अंदर सरकार आपकी थी। वो सारे उदाहरण दूंगा आपको जहां मदरसों से संपर्क पाया गया था आतंकी संगठनों का। आपने क्या किया था सोच लीजिएगा। लेकिन श्रीराज नायर मुझे पहले आप बताइए, अभी जवाब दे दूं? नहीं, मैं आऊंगा सर आपके पास सोचने का वक्त है। ठीक है, नहीं बताइए इस बारे में कि अगर अवैध मदरसों पर शिकंजा कसा जाता है, उनकी फंडिंग की जांच होती है, तो ऐतराज किन लोगों को है? देखिए, यही लोगों को है। देखिए, मैं अब महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बैठा हूं। मुंबई में हम सब जानते हैं कितने सारे टेरर अटैक हुए, यहाँ पे ट्रेन ब्लास्ट हुए, और कसाब तो पाकिस्तान से यहाँ आया, और विदाउट लोकल सपोर्ट या यहाँ के कहीं ना कहीं अगर यहाँ का लोकल सपोर्ट बगैर तो वो कराची से नाव में बैठ के आ नहीं सकता। यहाँ पर भी हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोर्चा भी निकाला था। महाराष्ट्र में और विशेषकर मुंबई में अवैध निर्माण मदरसे ये धड़ल्ले से पनप रहे कई वर्षों से, और यहाँ पर भी इस राज्य में हमने देखा कि लगभग 60 वर्षों तक एक पार्टी की सरकार रही और इन्होंने इसको धड़ल्ले से बढ़ने दिया। और आज देश की सुरक्षा के लिए ये सारे के सारे अवैध निर्माण, जो भी अवैध निर्माण मैं बता रहा हूं, जो 3 माला 4 माला ये लोग बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर आके कौन रहता है, बांग्लादेश से, मलेशिया से, कहां से आते हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है, और देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा है। तो अगर एक सर्वे होता है तो किसी को भी, जो भी देश प्रेमी है, जो राष्ट्र से प्रेम करता है, उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं अगर प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से अगर ये लोग सपोर्ट करेंगे, वही लोगों को आपत्ति होगी। के बारे में आपके टेक पर जानना चाहूंगा कि एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि जो अवैध मदरसे चलते हैं उनके पीछे कोई ना कोई आतंकी मॉड्यूल काम करने की संभावना है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, अगर मुंबई में इतने ब्लास्ट हुए, या यहाँ पे जो आपने देखा 9/11 का जो प्रकरण हुआ,
और जिस प्रकार से पाकिस्तान से आतंक किया है, तो अगर लोकल सपोर्ट नहीं होता, वो यही अवैध मस्जिद हैं, अवैध मदरसे हैं जो इन लोकल ये टेरर ब्रीडिंग ग्राउंड है। और ये टेरर ब्रीडिंग ग्राउंड अगर इसको रोका नहीं गया तो आने वाले समय में देश के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है सर, मनोज रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं इस बात को लेकर के। मनोज जी बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी रोचक बात बताना चाहता हूं। वीएचपी के जो कार्यकर्ता ने और प्रवक्ता ने जो बात रखी है श्री राज नायर जी ने कि पाकिस्तान पे यहाँ के लोगों का सपोर्ट है, तो मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा तथ्यात्मक बात रख रहा हूं। भारत के अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने शपथ ली भारत के प्रधानमंत्री की, इसमें एक पार्टी के ऐसे दो प्रधानमंत्री हैं जो, अरे रुक जा थोड़ा सा धैर्य रखो नायर जी, धैर्य रखो, बात सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। दो प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने पाकिस्तान से अपना प्रेम दिखाया है, और एक तो ऐसा है जो बता के गया था पाकिस्तान यात्रा लेके, और दूसरा ऐसा है जो बिना बताए चला गया था। तो पाकिस्तान से किसको ज्यादा प्रेम है ये वो लोग समझ लें। एक का नाम अब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी होगा और दूसरा है नरेंद्र मोदी। चुनावी रैली में बातें कीजिएगा, आपके समर्थक तालियां बजा सकते हैं। पाकिस्तान नहीं गया। मुझे तो बताइए सर, अवैध मदरसों से किसे प्रेम है? किसी प्रधानमंत्री का प्रेम नहीं था। मनोज जी, मैं तो कह रहा हूं ये बातें अपनी चुनावी रैली में कीजिएगा, समर्थक आपको खूब तालियां बजाएंगे, वाह वाही होगी आपकी। लेकिन मुझे बताइए कि अवैध मदरसों से किसे प्रेम है? त्यागी जी, जो बात कहूंगा अनर्गल प्रहलाद टीवी पे करने नहीं बैठूंगा। यदुवंशी हूं, झूठ बोलना आता भी नहीं हमको, इतना याद रखिएगा। जो ये लोग हैं इन्हीं के कनेक्शन पाकिस्तान से हैं, इन्हीं के कनेक्शन आतंकवादी संगठनों से हैं। वो कोई साधवी तो थी जो आतंकवादी गतिविधि में पाई गई थी, जिसने इस देश के एक आईपीएस को जब वो आतंकवादी मरे तो उसने कहा क्या कहा कि उसका यही कर्म होना था। इस देश के खूब समझ रहा हूं आईपीएस अधिकारी को मैं खूब समझ रहा हूं, चुनाव लड़ करके किन शब्दों से पद पर भी हैं और कोर्ट का वर्डिक्ट भी जाने कोर्ट ने क्या कहा था में सुनवाई करते हुए। आपने कहा कि अनर्गल प्रलाप नहीं करता, तो आप तथ्यों की जांच करके बैठिए सर। हमारी सरकार के दौरान जो बीच में मत बोलो भाई, क्या बीच में बोलने की आदत है क्या? मैंने तो आपको इंटरप्ट नहीं किया। अगर मैंने क्या मुलायम सिंह तू मैं मुलायम सिंह यादव जी पाकिस्तान नहीं गए थे, मेरा संपर्क हो पा रहा है और नरेंद्र मोदी गए थे पाकिस्तान, उनका पाकिस्तान प्रेम सबको पता है। को पैनलिस्ट दानिश कुरैशी की बात सुन नहीं पाए हम लोग। दानिश भाई, आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरा अनुरोध यह है कि किसी को बीच में इंटरप्ट करने की अनुमति मत दीजिए त्यागी जी। ठीक है सर, बिल्कुल एक एक करके बात करेंगे। दानिश कुरैशी साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? दानिश भाई, आवाज पहुंच रही है आपकी? सर, मैं वापस टेस्टिंग कर रहा हूं ताकि यह आरोप ना लगे कि आवाज को दबाने की कोशिश की गई। दानिश कुरैशी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो दानिश कुरैशी, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। उम्मीद करता हूं मैं सर कि आप जल्द से जल्द आपका कनेक्शन दुरुस्त हो और आपकी आवाज हमारे दर्शक भी सुने। लेकिन मोहम्मद अतीक, मुझे बताइए ना, अनगिनत उदाहरण आज की तारीख में ऐसे हैं कि यूपी एटीएस ने कार्रवाई की हो, एनआईए ने कार्रवाई की हो, आतंकियों के ऊपर उनके कनेक्शन मदरसों के साथ मिले हैं। यूपी के अंदर मदरसों की जो जांच हुई उसमें ऐसे मदरसे मिले हैं जिनको की विदेशी फंडिंग की जाती है। तो ऐतराज क्यों हो रहा है साहब? जो वैध हैं वो वैध हैं, जो अवैध हैं वो बंद हो। त्यागी जी, यही एटीएस, यही एनआईए ने बहुत सारे लोगों को आतंकवादी बना के अदालत में पेश किया था। 25-25 साल बाद वो छूटे हैं और बेगुनाह छूटे हैं, उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। यही एनआईए है, यही एटीएस है जिसने उनको आतंकवादी बना के भेजा था। खैर, अब आप ये देख लीजिए, आतंकवादी बना के अदालत में पेश किया था। लेकिन अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रवक्ता अनीता जी अभी कह रही थी ना कि हम देखना चाहते हैं वहां क्या पढ़ाया जाता है। मदरसे के बच्चों को खूब अच्छी तरह से पता है कि 10वीं के बाद 12वीं होती है, और इनके गृह मंत्री को नहीं पता कि जो है 12वीं 10वीं कब होती है। जरा उनको मदरसे में जाने की जरूरत है, उनको खूब अच्छी तरह से पता है। ये 12वीं 10वीं से पहले करवा देते हैं। और दूसरे जो वीएचपी के साहब बोल रहे थे अभी कि आतंकवादियों से इनका साठगांठ है,
अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ी वीएचपी ने सभा करी थी जिसमें योगाचार्य ने कहा था कि मुसलमानों को काटो गाजर मूली की तरह। तो आतंकवादी ये हैं कि हम हैं, बताइए। मदरसे के बच्चे हैं, अब इनकी भी फंडिंग हो जानी चाहिए क्योंकि फंडिंग से ही सब कुछ चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मदरसे ही फंडिंग से चल रहे हैं और वीएचपी के लोग बगैर फंडिंग के कुछ कर रहे हैं। इनकी भी फंडिंग की जांच होनी चाहिए। 2 हफ्ते पुरानी बात है, ट्रेन के अंदर लगभग 60 बच्चों को पश्चिम बंगाल से, बिहार से भर करके महाराष्ट्र लाया जा रहा था मदरसों में जबरन उनका एडमिशन करवाने के लिए। वहां जो लोग मौजूद थे ट्रेन के अंदर, उन्होंने रेलवे पुलिस से शिकायत की, रेलवे पुलिस ने तहकीकात की, तब जाकर ये खुलासा हुआ। तो ऐसा तो नहीं है कि हर कोई पाक साफ है। इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर ही मामला सामने आया था जहां 70 बच्चों को ट्रक में भर करके लाया जा रहा था, उनको पकड़ा गया, उनके आधार कार्ड से खुलासा हुआ कि जबरदस्ती उनको लाया जा रहा था। तो कमियां हैं, स्वीकार करने में हर्ज क्या है? इतने 20-25 बच्चे जो है भर के मदरसे में लाए जा रहे हैं और उनके पेरेंट्स को खबर नहीं, ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। आपको हंसी आ रही होगी, उनके माँ बाप को हंसी नहीं आई? इतनी बड़ी तादाद में बच्चे भर के लाए जा रहे हैं और पता ही नहीं उनके पेरेंट्स को हंसी नहीं आई जिनके बच्चे गायब हुए थे? ना उन बच्चों को हंसी आई जिनको ट्रेन में भरकर लाया जा रहा था? पुलिस केस है सर। बिल्कुल बिल्कुल, उनके माँ बाप को भी इस बात पर हंसी आ रही होगी। उनके माँ बाप को इस बात पर भी हंसी आ रही होगी। जाहिर सी बात है, एक टीवी चैनल पर यह कहा जा रहा है कि उनको नहीं पता, उनको नहीं पता, वो इस बात पे हंस रहे होंगे, जबकि उनको तो जाहिर सी बात पता उनकी औलाद कहां गई है। 25-30-40 बच्चे अगर जा रहे हैं को साधने की कोशिश मोहम्मद अतीक करने लगे तो सारी सच्चाई आपको हंसी का पात्र नजर आएगी। सारी सच्चाई आपको वैसे नजर आएगी अगर आप आंखें बंद करके खाली एक तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। मैं एजेंडे की तरफ चली नहीं रहा हूं, मैं तो एजेंडे को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूं। वही एजेंडा मैं एजेंडे को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो एजेंडे को नहीं चला रहा हूं, आपका एक्सपोज करना चाह रहा हूं कि आंखें खोलिए, सच को सच, झूठ को झूठ कीजिए। हर चीज को धर्म के तराजू पर तौलना जरूरी नहीं होता। नहीं, आपको लगता है कि मदरसे आतंकवादी संगठन है? मैं कहता हूं सर, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आतंकवादी संगठन है। आपको उदाहरण देता हूं, दिसंबर 2018 में एनआईए ने अमरोहा के मदरसे से आईएस मॉड्यूल का खुलासा किया, 13 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। 3 मार्च 2019 को ही उत्तर प्रदेश के देवबंद से मदरसे से जैश ए मोहम्मद का कनेक्शन मिला, वहां से 4 लोग गिरफ्तार किया। 5 दिसंबर 2020 में सिमी के सदस्य अब्दुल्ला दानिश को दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने मिलकर गिरफ्तार किया, उसका संबंध मदरसे से मिला। उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच हुई, 8000 मदरसे अवैध मिले, 4000 से ज्यादा ऐसे जहां पर विदेशी फंडिंग है जिनके इस्तेमाल को कोई पता नहीं। एजेंसी के कह देने से कोई आतंकवादी हो जाएगा कि अदालत तय करेगी इस बात को? अच्छा, ठीक, या मीडिया तय करेगी या आपकी बात है। मैं आता हूं कि ना तो अल्लाह से एजेंसी तय कर सकती, संस्थाएं तय कर सकती, तो तय क्या मदरसे से होगा कौन सही कौन झूठ? एजेंसी ने तो बहुत सारे मुसलमानों को जो है आतंकवादी, उसके बाद अरे इनको बोले जरा चुप। मोहम्मद अतीक, मैं आपको बहुत वक्त दिया सर मैंने। अनिला जी, इन्हें शांत करिए। देखिए, कहावत है कि दाल में कुछ काला, यहाँ तो पूरी दाल ही काली बैठी हुई है और उस काली दाल को और चटकारे बनाने के लिए समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल यहाँ बैठे हुए हैं। अभी मैं लाल टोपी की जो गुंडागर्दी वाली पार्टी है, उनके जो निजी आक्षेप नहीं, गुंडागर्दी की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। नहीं, निजी आक्षेप नहीं कर रही हूँ मैं, पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ। लाल टोपी की गुंडागर्दी वाली पार्टी, बाबा जी को 10 बार बोलूंगी, तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली पार्टी, मोदी जी मौलाना मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का और जो है क्या कर दिया? नैयर साहब बोल रहे थे और जिस तरीके से, जिस लहजे में खामोश रहेंगे। पार्टी के बृजभूषण शरण सिंह के बारे में कुछ कहेंगे आप? बीच में आप नहीं घुसेंगे, आंदोलन करते हैं। अपनी बात के पूरी कर लें। मनोज यादव, मैं आपके पास वापस लौट आऊंगा, एक एक करके बात होगी सर। आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने की वकालत करने वाले समाजवादी पार्टी, आतंकवादियों का मुकदमा वापस हो जाए। मुलायम सिंह यादव ने भी इसकी वकालत करी और अखिलेश यादव जी ने भी इसकी वकालत करी। बात करते हैं हमसे, जो मदरसे ठीक चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, जो गलत चल रहे हैं वो बंद होंगे। अच्छा, ठीक है। अनिला जी, मनोज यादव दोनों हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस लौटूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दानिश कुरैशी का काफी देर से हम इंतजार कर रहे हैं। दानिश भाई, आवाज पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है। अब बता दीजिए सर कि मदरसों पर ये जो अब जांच करने की बात हो रही है, AIMIM का टेक क्या है? क्या परेशानी है, क्यों नहीं होनी चाहिए जांच? देखिए आनंद जी, मैं तो एक ही सवाल पूछूंगा कि हमारे सर पहले जवाब तो दे दीजिए दानिश भाई, इतने वक्त बाद तो आपकी आवाज आनी शुरू हुई है। मेरा जवाब ही बहुत सटीक सवाल है, वो ही समझ लीजिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ कि क्या मुल्क में
कोई ऐसी एजेंसी, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास कोई स्पेशल प्रिविलेज हो? तो मुझे ये बता दीजिए कि संघ परिवार के पास कौन सा वो स्पेशल प्रिविलेज है? वो किसी कैटेगरी में नहीं आएगा, उसकी कोई तफ्तीश नहीं होगी, कहीं वो रजिस्टर नहीं होगा। हर साल वो करेंगे, क्या कहते हैं, दशहरा के दिन प्रोग्राम करेंगे। वो हथियार कौन सा ऑफिशियल और सर्टिफाइड है वो नहीं करेंगे, लेकिन तफ्तीश में ये करेंगे कि मदरसों में क्या निकल के आएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर में क्या तार पकड़े जाएंगे। तो मुझे ये बताइए कि ये स्पेशल प्रिविलेज इस मुल्क में क्यों दे रखा है, ये बताइए तो कर दीजिए आप। ठीक है, अब मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है दानिश कुरैशी, में वो 30 सेकंड भी आपको देता हूं और मैं वापस सवाल दोहराता हूं आपका कि भाई जब इस देश के अंदर एक प्रदेश में अवैध मदरसों की जांच हुई, 8000 से ज्यादा अवैध मदरसे निकले, वापस और जांच होती है तो परेशानी क्या है? जी देखिए, मैंने क्या कहा कि आपको लगता है कि जांच होती है तो करिए, लेकिन मुझे ये तो बता दीजिए कि स्पेशल प्रिविलेज क्यों है? या आप कह दीजिए कि यहाँ सिर्फ मदरसों की जांच होगी, संघ परिवार की या उसके एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होगी। उनके पास कौन से दानिश कुरैशी, आप चर्चा में लेट से जुड़े, वरना आपके लिए मेरे पास सवाल बहुत हैं। चर्चा को मुझे वक्त की बाध्यता के चलते विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तय है कि आज की तारीख में जो फैसला लिया गया, उस फैसले के मुताबिक सरकार खुद ये कहती है कि वैध मदरसे जो हैं उन पर कोई आंच नहीं आने वाली, जो अवैध हैं वो रहने नहीं देंगे। अब इसी बीच में कुछ लोग क्यों नाराज हो जा रहे हैं, ये फैसला आपको करना है। नमस्कार।